नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका भारत के लिए एक सैन्य सहायता पैकेज तैयार कर रहा है ताकि वो भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर सके, साथ ही रशियन हथियारों पर भी भारत की निर्भरता कम हो सके। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी हथियारों का ये पूरा पैकेज $50 करोड़ का हो सकता है। दोस्तों भारत पहला देश नहीं है जिसे कि अमेरिका ये मिलिट्री किट दे रहा है। इससे पहले $50 करोड़ की सैन्य सहायता इजराइल और इजिप्ट यानी कि मिस्र को भी मिल चुकी है और भारत अब तीसरा देश बन जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी कोई घोषणा की नहीं गई है कि कौन कौन से हथियारों को इनमें शामिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत को किस तरह से बड़े हथियार जिनमें कि फाइटर प्लेन, नौसैनिक युद्धपोत और युद्धक टैंक हैं उन्हें मुहैया कराया जा सके। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि $50 करोड़ की ये जो हथियारों की सहायता है वो एक तरह से आप प्रतीकात्मक संकेत समझ सकते हैं, यानी कि सिंबॉलिक साइन। दोस्तों भारत अभी तक रशिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन अमेरिका अब इस तरीके से एक नई चाल के साथ भारत को रशिया से बिल्कुल अलग करना चाहता है। और ऐसा करने में अगर अमेरिका सफल हो जाएगा तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने पहली तो ये आएगी कि हमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी हथियार अगर हमें मिलता है तो वो सशर्त मिलेगा, यानी कि उनके पीछे शर्त लगना तय है। तो ऐसे में दोस्तों भारत भी बहुत ही करीबी से इन चीजों पर ध्यान दे रहा है, कहाँ हमें फायदा लगेगा और कहाँ हमें नुकसान होगा। इन दोनों चीजों का आकलन करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है S-400 को लेकर। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान से खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में भारत अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अगले महीने अपनी रक्षा में तैनात कर देगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत को पिछले साल दिसंबर से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से मिलना शुरू हुआ था और अमेरिका लगातार भारत को रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर चेताता रहा है। दरअसल अमेरिकी अधिकारी का मानना है कि भारत अब इसका इस्तेमाल जून 2022 तक पाकिस्तान और चीनी खतरों से निपटने के लिए करना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपनी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइल क्षमता को भी विकसित करना जारी रखे हुए है। भारत ने 2021 में कई टेस्ट किए। भारत की कई सैटेलाइट्स काम कर रही हैं और अपने अंतरिक्ष के संसाधनों का प्रयोग भी भारत बढ़ा रहा है। हो सकता है कि भारत अंतरिक्ष से हमला करने की क्षमता पर भी काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार सेना के आधुनिकीकरण के कई प्रयास कर रही है। यही नहीं, स्वदेशीकरण पर भी भारत जोर दे रहा है और भारत एक थिएटर कमांड बनाने पर भी आगे बढ़ रहा है, जिससे कि भारत की तीनों सेनाओं की जो संयुक्त क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों अमेरिका जो कि भारत पर चाहते हुए भी प्रतिबंध नहीं लगा पाया S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर, लेकिन अब उसके पास कारण है कि आखिर भारत ने अमेरिका की बात क्यों नहीं मानी। अब अमेरिका को भी लग रहा है कि भारत अपने S-400 को डिप्लॉय करने जा रहा है, यानी कि तैनात करने जा रहा है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने आज अपने एक सी किंग हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से निर्मित नेवल एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि ये परीक्षण आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। बता दें कि ये टेस्ट भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर किया है। दोस्तों अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है और ये 100 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है और इसकी रेंज है 55 किलोमीटर, जिसे कि नेवल हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। और ये मिसाइल छोटे और मध्यम क्लास के जो शिप्स होते हैं, इसके अलावा पेट्रोल बोट्स होती हैं, उनको तबाह कर सकती है। अगली खबर LAC से आ रही है। पूर्वी लद्दाख की विवादित पैंगोंग झील पर चीन की PLA ने दूसरे पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डैमिन सोवन ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात का खुलासा किया है। हालांकि चीन ने इस पुल का निर्माण भी पहले के ब्रिज की तरह अपने अधिकार क्षेत्र वाली झील पर शुरू किया है, लेकिन ये बात चिंता की इसीलिए भी है क्योंकि ये भारत से सटी LAC के बेहद करीब है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि दूसरा पुल पहले ब्रिज से सटा हुआ है। दूसरा पुल पैंगोंग झील के दोनों छोरों यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से इस दूसरे पुल को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि या तो चीन की PLA सेना आने और जाने के लिए अलग अलग पुलों का निर्माण कर रही है, या फिर हो सकता है कि एक पुल पैदल सैनिकों के लिए हो, दूसरा टैंक, आर्म पर्सन कैरियर्स और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स के लिए हो सकता है। दोस्तों ये काम भी चाइना तब कर रहा है जब भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है और कहा जा रहा है कि इसी साल जनवरी के महीने में पुल बनाने का काम शुरू हुआ था और 5 महीनों में इसे बनाकर खड़ा कर दिया गया। हालांकि ये पुल कितने दमदार होते हैं
पीओके में जो पुल गिरा था उसे देखकर आप समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों चीन पैंगोंग लेक पर इन पुलों का निर्माण इसीलिए भी कर रहा है ताकि उसके सैनिक झील के उत्तर और दक्षिणी इलाकों में आसानी से पेट्रोलिंग कर सके। भले ही दोस्तों हम यहाँ पर अपना दिल खुश कर सकते हैं कि चीन ने ये पुल अपने अधिकार वाले क्षेत्र में बनाया है, ये अधिकार उसको किसने दिया, ये जरा पूछने वाली बात है। वो पूरा हिस्सा हमारा हुआ करता था और भारत और चीन की तो कभी बॉर्डर मिलते ही नहीं थे, जिसमें कि तिब्बत एक बफर जोन था। चाइना ने कितनी चालाकी से ये काम किया, इसके पीछे जो आज भी वो काला अध्याय है वो हमेशा इस देश की पीढ़ी को चुपता रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है, जिसके बारे में अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक ने बताया कि भारत के परमाणु शस्त्रागार और भारतीय सेना की श्रेष्ठता को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2022 में अपने तैनात अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण आयोजित करके नई वितरण प्रणाली विकसित करके अपने परमाणु क्षमताओं का आधुनिकीकरण और उसका विस्तार करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी सहित कई तरीके के जो पाकिस्तानी विरोधी वहां पर मौजूद है, उनके हमलों की चपेट में पाकिस्तान आ चुका है और पाकिस्तान की सेना इन समूहों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन सफल नहीं हुई है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि 2020 के बाद से ही टीटीपी ने अपने गुटों को मजबूत किया है और अपने हमले की गति को बढ़ाया है। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने सूरतगढ़ में हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए स्टैटिक लाइन जंप, कॉम्बैट फ्री फॉल और भारी माल की सटीक डिलीवरी की है और इस एक्सरसाइज ने भारतीय सेना की क्षमता को मान्य किया है। 2 सीटर ट्रेनर हंसा एनजी का निर्माण नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने किया है। अब उन्होंने इस विमान का इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट किया है, जिसे कि डीआरडीओ की टेस्ट रेंज फैसिलिटी में आयोजित किया गया और इसकी क्षमता का प्रदर्शन 8000 फीट की ऊंचाई और 70 नॉट्स की स्पीड पर किया गया और इस टेस्ट के दौरान एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग विशेषताएं और फ्लाइट के जो पैरामीटर्स थे वो भी सामान्य रहे। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की फर्म ग्रिड बोट्स ने सैल्यूट हॉर्न्स रोबोट का भारतीय सेना के सामने प्रदर्शन किया है। इस रोबोट की खास विशेषता यह है कि ये रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन और ट्रैकिंग कर सकता है। ये रोबोट 250 मीटर की दूरी से चेहरे को डिटेक्ट कर सकता है और 100 मीटर की दूरी से उस चेहरे की पहचान कर सकता है और इसका कैमरा 360 डिग्री पैन और टिल्ट किया जा सकता है, वो भी किसी भी वातावरण में। और इस रोबोट में ऑटोमेटिक लेंस क्लीनिंग सिस्टम भी लगा है, जो कि भारतीय सेना की सिक्योरिटी के लिए यानी कि सुरक्षा के लिए बेहद खास होगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल बोइंग ने अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के सामने अपना एक प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण रखा है, जिसके तहत वो अपने FA-18 ब्लॉक 3 वेरिएंट को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित करेगा परीक्षण के लिए। बता दें कि 18 सिंगल सीट F-18E और 8 ट्विन सीट FA-18F एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बोइंग ने पेश किया। बोइंग के अधिकारियों ने कहा कि FA-18 भारतीय नौसेना के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि भारतीय नौसेना P-8I मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, इसके अलावा ये MS-60 हेलीकॉप्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। यही नहीं, F-18 को नाटो स्टैंडर्ड लिंक, 16 डेटा वॉइस और वीडियो टेक्टिकल लिंक के साथ भी जोड़ा जा सकता है, खास करके इन दोनों प्लेटफॉर्मों में। बोइंग के अधिकारियों ने कहा कि ट्विन सीटर FA-18F जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भारतीय नौसेना के एडवांस कैरियर बेस्ड नेवल एविएशन टेक्नोलॉजी जैसे कि मैन्ड और अनमैन्ड के साथ भी जोड़कर ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें कि MQ-25 एरिया रिफ्यूलिंग ड्रोन और लॉयल विंगमैन भी है। इस बात से पता चलता है कि बोइंग आने वाले समय में भारत को अपने इन दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि MQ-25 और लॉयल विंगमैन की भी पेशकश कर सकता है अगर भारत 26 FA-18 विमानों को खरीदता है तो। दोस्तों रशिया ने अब भारत को अपने MC-21 पैसेंजर जेट की असेंबली और मेंटेनेंस सुविधा के लिए ऑफर किया है। दरअसल रूस की योजना यह है कि वो अब अपने MC-21 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से लोकलाइज करना चाहता है, क्योंकि इसमें जो पश्चिमी इंजन और एवियोनिक्स है उन्हें बदला जाएगा। इसके अलावा इसमें लगे कंपोनेंट्स है उन्हें भी बदला जाएगा, जिसके लिए रूस अब भारत, ब्राजीलियन और चाइनीज कंपनी के साथ बातचीत करेगा ताकि एक अल्टरनेटिव सप्लाई लाइन शुरू की जा सके 2023 के अंत से। यही वजह है कि रशिया अब इसका लोकल प्रोडक्शन करना चाहता है और भारत के साथ उसने MC-21 का ऑफर किया है कि भारतीय पार्टनर के साथ MC-21 पैसेंजर जेट्स को भारत में निर्मित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।